टफेस्ट पोयम जो आप पढ़ेंगे, वन ऑफ द टफेस्ट, इट मीन्स क्लास 12 के रेंज से कहीं ऊपर है ये, ठीक है। और एक्चुअली में हम लोग पोयम जो पढ़ रहे हैं दूसरा पोयम पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपने कौन सा पढ़ा याद है? माई मदर एज 66, सिंगल वर्स का पोयम था, एक बार में समझ में आने वाला, तुरंत माइंड में एडजस्ट कर गया। इनफैक्ट आज तक हम लोग जान रहे हैं कि वेयर इज द पोएट गोइंग, वेयर इज द पोएट गोइंग, कोचिंग, देखो कितना याद है बच्चे को। एंड वेयर इज मदर सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है। तो वो पोएम क्या था ना, फ्लैट लैंग्वेज था। फ्लैट लैंग्वेज का एक रीजन भी था कि हमारे इंडियन कंपोजर ने कंपोज किया, लेकिन इसको स्टीफन स्पेंडर नाम से तो लग ही रहा है कि इधर का नहीं होगा, है ना। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, एक चीज समझिएगा, ये सरप्राइज है जो अभी नहीं देंगे आपको, पहले पूरा पोएम पढ़ाएंगे तभी देंगे ना, फिर सरप्राइज थोड़ी रहेगा। बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा इस पोएम को, है ना। और ध्यान से समझिएगा कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम को टफेस्ट क्यों बोल रहे हैं हम। सबसे बड़ा बात है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ क्लास 12, सबसे लंबा पोएम है जिसको एक स्टेंजा में आप नहीं खत्म कर पाएंगे। 4 स्टेंजा है ओरिजिनल बुक में, अगर देखिएगा तो। रख दीजिए किताब को, सरप्राइज यही तो है, किताब बंद कर दीजिए आप, ठीक है। समझिएगा, बाद में बताएंगे, अभी नहीं। फिलहाल समझिएगा कि एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम इज द लॉन्गेस्ट पोएम एंड टफेस्ट पोएम। क्लास 12 के रेंज से थोड़ा ऊपर हो जाता है ये पोएम, लेकिन फिर भी देखते हैं कहां तक समझा पाते हैं आपको, हाँ। और सबसे पहले, और समझा क्या पाएंगे, समझा ही लेंगे हम। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री का मतलब होता है बेस, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब समझते हैं क्या बोले, प्रारंभिक, बच्चा लोग वाला। अब समझ में आया? अच्छा, स्कूल मतलब बहुत अच्छा, क्लासरूम मतलब जान ही रहे हैं। और इन ए स्लम, स्लम का मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं, इतना अच्छा फैसिलिटी आपके पास, तो समझिए ये स्लम है। क्या बात है, ये होता है द एडवांटेज ऑफ डिजिटल बोर्ड, सारा चीज इमेजिनेशन में आ रहा है। तो ये स्लम है, और ये स्लम में जो है, देख लो अपना क्लास, सॉरी यहाँ का क्लास देख रहे हो ना। तो दिस इज ए स्लम एरिया। स्लम एरिया में क्या है, एक स्कूल है, और वो भी किसका? छोटे छोटे बच्चों का। आई कैन अज्यूम दैट आप ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्टीफन स्पेंडर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। स्टीफन, देखिए पोयम जो होता है ना, पोयम जब भी हम लोग लिखते हैं 2 टोन पर लिखते हैं पोएट। एक लिखा जाता है कि पॉजिटिव टोन के साथ, और एक होता है नेगेटिव टोन के साथ। स्टीफन स्पेंडर जो है, जिन्होंने इस पोयम को कंपोज किया है, वो इस पोयम में पहले देखना होगा कि टाइटल को क्रैक करते हैं हम लोग। पहले टाइटल को क्रैक करेंगे तभी पोयम समझ में आएगा। एलिमेंट्री का मतलब हम लोग जान गए, प्रारंभिक स्कूल है। प्रारंभिक स्कूल वो कहां पर है? एक बस्ती में। सर, पोयम में ऐसा लगता है कि पोएट जो है वो इलोबरेट करेंगे बच्चों के बारे में जो बस्ती में पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में। नहीं, एक्चुअली में ये पोएम जो है ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। जैसे कवि ये बताना चाहते हैं कि जो बस्ती में बच्चे पढ़ते हैं उनको किस प्रकार से अवॉइड कर दिया जाता है, जबकि वो भी एक स्टूडेंट है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट है ना भाई। तो जो बस्ती में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं दूर एरिया में जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, वो लोग भी जो पढ़ते हैं वो क्या है? वो भी तो स्टूडेंट ही है ना। बट एक ही समाज में स्टूडेंट होने के बावजूद भी किस तरह से दोनों के बीच में भिन्नता है, वो दिखाने का कोशिश किया गया है। कवि ने स्लम के बच्चे के लाइफ को रिप्रेजेंट किया, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका हेल्थ सिस्टम, उनका जो एटमोसफेयर है स्लम का, वो सारे चीज को प्रेजेंट किया आपके सामने, ठीक है। अब ये देखना ये है कि ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है कि आप ये बताना चाहेंगे इस पूरे पोएम में, अगर आप स्टीफन स्पेंडर हैं तो, कि इस पूरे पोएम में कवि ने किस प्रकार से उनके लाइफ को रिप्रेजेंट किया, बस्ती में पढ़ने वाले बच्चों को। अगर आप ओरिजिनली बुक पर जाएंगे तो ये पूरे बुक में 4 स्टेंजा आपका, हेवी 4 स्टेंजा, बड़ा बड़ा 4 स्टेंजा, ठीक है। अब जो एक सिंगल वर्स पोएम का आदत जिसको था, माई मदर फ्लैट है, एक बार में हम सुना देंगे आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी क्या है, 4 पार्टीशन, 4 स्टेंजा और हेवी स्टेंजा। तो सर कैसे इसको इलोबरेट कर पाएंगे? अगर देखेंगे एक स्टेंजा में ऑक्टेव फॉर्म में है, मैंने 8 लाइन्स तक चला गया है। 8 लाइन से एक स्टेंजा में, तो 8 लाइन्स मल्टीप्लाई बाय 4 स्टेंजा कर दो, कितने लाइन्स? 32 लाइन्स का पूरा पोएम है। तो सर इतना हेवी पोएम क्या है, मैंने कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट किया गया क्या? बिलीव मी, जब आप देखिएगा पोएम को तो ऐसा लगेगा कि स्टीफन स्पेंडर जो हैं, पता नहीं क्या बच्चों से उनका, स्लम के बच्चों से उनका क्या दुश्मनी है, लेकिन उनके बारे में इतना ऐसे लाइफ को एक्सप्रेस किया है जो कि आपको अजीबोगरीब लगेगा। खैर ठीक है सर, 4 स्टेंजा ठीक है, इसको इजी कैसे बना देंगे सर आप, हम बताते हैं ना।
4 स्टेंजा जरूर है, लेकिन आप हर एक स्टेंजा को पार्टीशन में पढ़ लीजिए। पहला स्टेंजा जो अभी हम इलोबरेट करेंगे आपके सामने, वो फर्स्ट स्टेंजा में आई विल नॉट टॉक अबाउट द क्लासरूम, हम क्लासरूम का बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट आई विल नॉट टॉक अबाउट द स्लम एरिया, स्लम एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे। आई विल टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास। किसके बारे में बात होगा? फर्स्ट 8 लाइन में सर सेपरेट करेंगे, हम लोग को पार्ट बाय पार्ट बताएंगे, और फर्स्ट 8 लाइन में किसके बारे में बताएंगे? स्टूडेंट्स के बारे में हु आर सिटिंग इन द क्लासरूम। और ये क्लासरूम कहां पर है? अपने इमेजिनेशन पहले बना लेना है कि ये क्लासरूम है बस्ती में, और ये भी जान लेना है कि ये क्लासरूम जो है वो सीनियर स्टूडेंट्स का नहीं है, प्राइमरी बच्चों लोग का है। ठीक है, स्टार्ट करें हम। और देखिए यहां पर आपके सामने लाइन चलेगा और हम आपके सामने फिंगर टिप्स पे लाइन को लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है आपके सामने लिखा हुआ है ना, ह्यूमन बींग्स है, अगर हमसे कहीं गलती हो जाए तो बता दिएगा सर ये वर्ड छूट गया आपसे। अंडरस्टूड? स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट लाइन लिखा होगा आपका पहला स्टेंजा, फोकस रखिएगा कि हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में, नो अदर थिंग्स, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग में मत डालना। ठीक है, और थोड़ा सा डिवाइस को भी पकड़ना। लिखा हुआ होगा फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, लिखा हुआ फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार का मतलब क्या होता है? दूर। गस्टी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। वेव्स का मतलब होता है विंड, विंड मतलब हवाएं, लहर, समझते हो ना? तो चलिए, क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं दे आर एक्चुअली शूटिंग फार फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वेव्स विच आर आउटसाइड। माने बाहर का जो स्ट्रॉन्ग वेव्स चल रहा है उससे बेचारे ये बच्चे दूर आकर के कहीं बैठे हैं। अगर बाहर के हवाएं दूर है, स्ट्रॉन्ग है और उनसे दूर है, तो कवि का कहने का सेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग का सीधा एंटोनिम्स बता दो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम्स क्या होगा? विपरीत शब्द, वीक। मतलब बच्चे जो है ना वो फार है, काफी दूर है बाहर के किससे? स्ट्रॉन्ग विंड से। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, ये जो बच्चे हैं उनके चेहरे को आप देखिए। दी चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स है लिखा हुआ, सुनिएगा ध्यान से। कवि ने कहा है कि जितने भी बच्चे बैठे हैं कहां पर? क्लासरूम में, दे आर सिटिंग फार फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वेव्स, बाहर के स्ट्रॉन्ग वेव से कैसे बैठे हैं? दूर बैठे हैं। ठीक है, दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों का जो फेस है, फेस मतलब क्या होता है? लाइक रूटलेस वीड्स, रूट मतलब होता है जड़, और लेस मतलब बिना जड़ का, और वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। मतलब क्या? जंगली खरपतवार, समझते हो? जंगली पेड़ पौधे, उनका उसमें अगर जड़ नहीं हो, कोई भी पौधा जिसमें जड़ है ही नहीं, वो कैसा लगेगा? जड़ विहीन, मतलब मरा हुआ। यानी कि कवि ने सीधे सीधे बच्चों के चेहरे को किससे कंपेयर कर दिया? मतलब मरा हुआ चेहरा मरे हुए पेड़ पौधों के समान। अगर हम आपसे पूछेंगे हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन लुक लाइक, स्कैंसन क्वेश्चन बोलते हैं इसको, तो बोलिएगा सर रूटलेस वीड्स। अगर हम पूछेंगे हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर्ड, रूटलेस वीड्स, क्या बोलोगे? अरे वही क्वेश्चन को हम अलग ढंग से पूछ रहे हैं। कंपेयर किससे किया गया है? रूटलेस वीड्स से, समझ रहे हो? एंड द हेयर, और जो बाल है उनके टर्न राउंड ऑन देयर पेलर, उनके जो इस मुरझाए हुए चेहरे है ना, उस पर बाल भी कैसे रखा उन लोगों ने? बिखरा हुआ। देखा था ना पिक्चर थोड़ा देर पहले। ठीक है, सुनिएगा, 2 लाइन खत्म कर चुके हैं, 2 लाइन में 3-4 क्वेश्चन बना लिए हम। ठीक है, समझिए, स्कैंसन इसी को बोलते हैं। जब पोएम लंबा हो तो स्कैंसन क्वेश्चन निकाला जाता है ज्यादा, समझिएगा। द चिल्ड्रेन आर सिटिंग फार फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, बच्चे कहां से दूर बैठे हैं? स्ट्रॉन्ग विंड से। ठीक, द फेसेस ऑफ चिल्ड्रेन लाइक रूटलेस वीड्स, सर बच्चों का जो चेहरा है, नेगेटिविटी को देखो, उनको कंपेयर कर दिया गया किससे? जड़हीन जंगली पेड़ पौधों के जैसा, सर रूटलेस वीड्स की तरह। एंड द हेयर, और जो उनके बाल हैं टर्न राउंड, वो एकदम बिखरे हुए, कहां पर? उनके पेलर फेसेस पर, उनके उस पीले पेन मुरझाए हुए चेहरे पर। क्लियर हो गया? ठीक है, थर्ड लाइन। यहां पर जब स्टूडेंट बात किया था स्टीफन स्पेंडर ने, प्लीज ध्यान से समझिएगा, स्टीफन स्पेंडर ने किसी एक बच्चे के बारे में बोला या सबके बारे में? ऑल। अब आइएगा, स्पेशली बोलेंगे अब किसी किसी को। ठीक है, समझते जाइएगा प्लीज, एकदम इजी हो जाएगा। द टॉल गर्ल विथ हर विथ डाउन हेड है लिखा हुआ, हमको नहीं पता, अगर आगे लाइन चला जाएगा तो बोलिएगा। द टॉल गर्ल, मतलब अब इस बार जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है, वर्ग में बोला गया है दैट देयर इज ए टॉल गर्ल इन द क्लासरूम हु हैज बेंट हर हेड, जिसका सिर कैसा है? नो, वी डोंट नो द रीजन। हो सकता है आगे रीजन लिखा हो, हम भी तो पहला बार पढ़ा रहे हैं, हमको क्या पता। वर्ग में बताया गया है कि एक लंबी सी लड़की है जिसका सिर कैसा है? बिल्कुल झुका हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। चले आगे बढ़ जाए, शायद रीजन आगे लिखा हो, आगे देखिएगा। द पेपर स्विमिंग बॉय विद द रैट्स आईज,
बहुत अच्छा, इतना भरोसा रखने के लिए हम पर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए इसमें मिस है आपका एक लाइन है बीच का, कैसे मिस करके आई डोंट नो। द पेपर स्विमिंग बॉय, पोएट ने अभी ये बताया कि वर्ग में एक लंबी सी लड़की है जिसका सिर कैसा है, झुका हुआ। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, बुक दो, कॉपी दो, कॉपी दो। द पेपर स्विमिंग बॉय, वर्ग में एक लड़का है जो पेपर के जैसा है। अरे इतना इंसल्ट क्यों किया, सीधे बोल देते पतला दुबला है, तो उसको क्या बता दिया, एकदम पेपर के जैसा एक लड़का है। कहां पर, क्लासरूम में, विद द रैट्स आईज, और उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे के जैसा, डरपोक। मतलब देखो सीधा कितना कटाक्ष पास किया जा रहा है वो समझिएगा। वर्ग में एक लंबी सी लड़के सिर झुकाए हुए, क्लियर। अभी उसका अभी तक आंसर उसका मिला नहीं है सर। और उसके बाद एक बताया जाता है कि वर्ग में एक लड़का है, मतलब पता नहीं किसी का अच्छा है कि नहीं फिगर विगर, सीधा बताया गया वर्ग में एक लड़का है जो पेपर के जैसा बिल्कुल, और उसकी आंखें बिल्कुल कैसी, चूहे के जैसी। अगला लाइन बिलीव मी वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और यहां पर है ही नहीं वो लाइन। बताइए, होना चाहिए था। मैंने देखते हैं सेकंड स्टेंजा चलेगा क्या, नहीं चला गया, कटा हुआ है सब चीज, ठीक ऐसे थोड़ी होता है। देखो बीच का एक लाइन है, और जो कैसे नहीं आई डोंट नो, अगर ये समराइज था तो होना चाहिए था। एक लाइन है बीच में, दो स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर चर्चा हो गया, ध्यान में रखिएगा। अगर हम पूछेंगे हाउ इज द गर्ल, तो बोलना को टॉल गर्ल, एंड व्हाट इज द टॉल गर्ल डूइंग, सर डूइंग नथिंग बट सी हैज बेंट हर हेड, अंडरस्टैंड। ओके, हाउ इज द बॉय। अगर पेपर स्विमिंग उनका लैंग्वेज है, आप अपना लैंग्वेज बोल सकते हैं, सर इज वेरी थिन। हाउ आर द आईज ऑफ दैट बॉय, लाइक रैट्स आई सर, इट मीन्स वेरी डरपोक वाला आईज। चूहा जो होता है ना सबसे डरपोक होता है, उसको अगर पकड़ लोगे ना तो आंख बंद करता है, ये सोच करके कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक्चुअली में सब देख रहा है, उसको बंद कर दिया होता है। ठीक है, सो ना उसको कंपेयर किससे कर दिया गया, रैट साइज से। अगला लाइन सुनोगे प्लीज, ये लाइन प्लीज ध्यान से सुनना, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज लिखा हुआ है। द अनलकी हेयर, आगे का लाइन होगा बुक में, द अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। वर्ग में एक और लड़के के बारे में चर्चा हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एंड दैट बॉय इज कंसीडर, उस बच्चे के बारे में कवि बोल रहे हैं कि दैट बॉय इज अनलकी। अनलकी का मतलब क्या होता है, अभाग्यशाली, जिसका किस्मत साथ नहीं दिया हो। देयर इज ए बॉय इन द क्लासरूम हु इज अनलकी, बट अनलकी लिख के नहीं छोड़ा गया है। अनलकी के बाद एक वर्ड दिया गया, बहुत अच्छा पावरफुल वर्ड है, हेयर। हेयर का मतलब बाल नहीं, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, समझते हो। अरे जैसे हम लोग उत्तराधिकारी बनते हैं ना, प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे। कवि ने कहा है कि देयर इज ए बॉय इन द क्लासरूम, एक लड़का है क्लासरूम में, हु इज एक्चुअली अनलकी सक्सेसर, जो वास्तव में अभाग्यशाली उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी जो हम लोग बनते हैं ना अपने पिता की संपत्ति का, हम लोग क्या बनते हैं, उत्तराधिकारी होता है ना। कोई अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। अब है क्या, उस बच्चे के बारे में कवि ने क्या कह दिया, अरे भैया कोई भी उत्तराधिकारी बनता है तो वो लकी होता है, लेकिन पोएट क्या बोल रहे हैं कि एक लड़का वर्ग में जो कि अपने आप को क्या मान रहा है कि अनलकी, और अनलकी सिर्फ नहीं मान रहा, अनलकी उत्तराधिकारी मतलब मालिक भी बनने वाला है और अनलकी मान रहा है। सर ये कैसे संभव होता है, हम अभी तुरंत बताते हैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। प्लीज स्टैंड अप, बॉय इन पिंक। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, नो ब्रदर्स, थैंक यू, टेक अ सीट। Nobody has two brother. आकाश stand up. आकाश का भी भाई नहीं है। Yes, yes, he has brother. How can you? चलिए आकाश बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। There is a strong message. आप भले ही आज खड़े हैं, लेकिन ये समाज में एक मैसेज जाएगा और आप सबके लिए जाएगा। आप बड़े भाई हैं, आर यू यंगर और इल्डर, यानी कि इल्डर हैं आप, बहुत अच्छा। विवाह हुआ आपका, नहीं हुआ है, चलिए बहुत अच्छा, आप कमिंग होंगे। हम ये हमेशा कामना करेंगे कि आपका बहुत अच्छे जगह पर हो। छोटे भाई आपके हैं घर पे, ठीक है। आपके पिताजी क्या हैं, किसान हैं, तो टीचर कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल पारा टीचर में, वाह करियर सेट है बच्चे का। अब एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, ध्यान से सुनना प्लीज, जो कि सच है और समाज में ऐसा होता है। एक दिन आपके पापा आपको बुलाते हैं और बोलते ये है कि देख बेटा प्रॉपर्टी जो है ना 40 लाख का है, अब तुम लोग दोनों भाई आपस में देख लेना और चला लेना अपना आपस में जैसे करेगा। तेरा कितना हुआ भाई, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा दिया मैसेज ये 20 लाख। ये 20 लाख अगर इसको मिलता है तो ये लकी हुआ या अनलकी हुआ, लकी, क्योंकि एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें इसने कुछ नहीं किया, इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। बात समझ में आया। एक सवाल था आपसे, सवाल ये है,
बहुत अच्छा सा सवाल है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़का जो है ना बंटवारा के लिए सोचता है, इक्वल इक्वल करता है। ये तो पहले से मन में सोच के रखा है। आप ये सोच के देखे, तुम ऐसा बोल सकता था ना आकाश कि सर क्या करेंगे, 40 लाख मिलेगा, भाई को दे देंगे, कहेंगे जाओ तुम छोटा भाई है रहना। और लोग क्या कहते हैं कि जब आई लड़की तो घर को बिगाड़ दी। गलत, पहले से बिगड़े रहते हैं हम लोग। अरे पहली बार सपोर्ट किए हैं। चलिए, अरे ये कैसे एग्जाम्पल था। अब आपसे सवाल आकाशी, तो दूसरी बार अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपका कितना हिस्सा हुआ तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जब तक शादी नहीं हो तब तक। अब आगे का सवाल यह आकाशी कि आपको जो 20 लाख मिला, चलो अब वो जो हटा दो, इमोशनल पार्ट था वो 20 लाख जो आपको मिला, आप अपने आप को लकी मानिएगा ना प्रैक्टिकली। अब ये बताइए कि अगर वही पिता पर 30 लाख का कर्ज हो और अगर आपको देना पड़ जाए 20 लाख जिसका आप भी जिम्मेवारी नहीं लिए थे, तो फिर वो आप अपने आप को लकी मानिएगा या अनलकी? क्योंकि उत्तराधिकारी दोनों केस में हम लोग, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं ना, एसेट्स के मालिक हैं, तो लायबिलिटीज भी आप ही पे जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको जब रिटर्न करना होगा तो आप अपने आप को लकी मानेंगे अनलकी? अभी भी लकी बोल रहा है क्या? अनलकी बोलो। अनलकी। ऑफ कोर्स सर अनलकी होंगे, क्योंकि एक ऐसे सक्सेसर हम बने हैं जिसमें कुछ आया तो नहीं है, जाना तय है। अंडरस्टैंड? अब वर्ग में उस क्लास में जो लड़का बैठा है ना, जिसके बारे में कवि ने चर्चा किया, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देयर इज ए बॉय इन द क्लासरूम हु कंसीडर हिमसेल्फ अनलकी, जो अपने आप को क्या मान रहा होगा? अनलकी। और हेयर, अनलकी हेयर का मतलब अभाग्यशाली उत्तराधिकारी। क्यों सर, क्यों है उसका? अब हम बताते हैं वो लड़का अभाग्यशाली क्यों मान रहा है अपने आप को। बिकॉज दैट बॉय इज सफरिंग फ्रॉम ए नाल्ड डिजीज, फादर्स नाल्ड डिजीज, ट्विस्टेड बोन्स, समझते हैं, हड्डियां। उसके पिता को ना एक बीमारी है, और वो भी कैसा बीमारी है? ट्विस्ट बोन्स का बीमारी है। और कुछ बीमारियां बायोलॉजी के स्टूडेंट समझते होंगे, हम लोग को गिफ्ट में मिलता है अपने पूर्वजों से, मिलता है ना। आप कुछ नहीं किए हैं लेकिन आपको मिला, तो आप एक उत्तराधिकारी बने, संपत्ति का नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या समझाना चाह रहे हैं? बैठिए। वही तो कवि बोल रहे हैं। कवि बोल रहे हैं कि वर्ग में एक लड़का है, आप इसको ये समझिएगा कि वो लड़का अपने आप को सक्सेसर तो है, वो किसी भी हालत में उत्तराधिकारी तो बनेगा ही, बट वो कैसा सक्सेसर है? अनलकी है, बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम एन इनहेरिटेड डिजीज। सीधा आंसर ये रखिएगा, क्योंकि सर वो एक इनहेरिटेड डिजीज से, वंशानुगत बीमारी समझते हैं ना, एक वंशानुगत बीमारी से वो क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। अंडरस्टैंड? एंड दैट डिजीज इज रिलेटेड टू बोन। अगर हम बहुत डीप जाएंगे तो इतना पूछ सकते हैं कि बताओ वो डिजीज क्या चीज से रिलेटेड है, तो आपको बता देना होगा बोन। क्लियर हो गया? चलिए, इट मींस हाउ मेनी स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स का स्पेशली चर्चा हो चुका है? 3 टॉल गर्ल, द कंसेप्ट इज स्टिल नॉट क्लियर. Why is the tall girl bent her head? Second is thin boy. Third, there is a boy unlucky. चलिए, एक और लड़का का चर्चा बाकी है। एट द बैक ऑफ डिम क्लास, वो लिखा हुआ था, देखो यहां लिखा हुआ है ना, एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन स्वीट एंड यंग, देखो अननोटेड, स्वीट एंड यंग, एक लड़का बैठा है वर्ग के पिछले बेंच पर, देख लो उसको। एंड ही इज स्वीट एंड यंग, अननोटेड। अननोटेड का मतलब है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऑब्वियसली पीछे बैठ के इतिहास लिख रहा है तो कैसे जान दिया है? तो पीछे बैठा हुआ है तो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एंड दैट बॉय इज एक्चुअली स्वीट एंड यंग। अगर कवि ने किसी को अच्छा बोला है ना, थोड़ा अच्छा, तो उसी बच्चे के बारे में बताया है कि वो कैसा है? स्वीट एंड यंग है। एंड हिज आईज लिव इन ए ड्रीम। छोटा सा बच्चा है और आंखें कहां डूबी रहती हैं? ड्रीम में, पता नहीं किस ड्रीम में। एंड नाउ ऑफ द स्क्वेरल गेम एंड एट द ट्री रूम अदर देन दिस। आज वो जो बच्चा बैठा है पीछे, वो जो जिसके आंखें अक्सर डूबी रहती है सपनों में, आज वो झांक करके बाहर, खिड़की के बाहर स्क्वेरल के गेम को देख रहा है। स्क्वेरल मतलब समझते हो? गिलहरी के एक्टिविटी को अगर गौर से देखेंगे ना, तो पेड़ का जो जड़ होता है ना, वहीं पर खोल बना करके उसका रेसिडेंशियल परमानेंट वहीं है। दिन भर में 50 बार अंदर, 50 बार बाहर, बिना किसी काम का। हम मानते हैं 2 बार काम होगा उसको, 48 बार ऐसे ही बाहर आती है और ऐसे ही अंदर जाती है। और सोचो जो उसके गेम को देख रहा होगा वो कितना बड़ा टाइम होगा उसके पास कि वो 48 बार देखा निकलते हो उसको। अंडरस्टैंड? तो वो जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है ना, वो भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि कर क्या रहा है? उसके आंखें स्वीट हैं, वो स्वीट एंड यंग है। वो डिस्क्रिप्शन जानिएगा उसके बारे में, स्वीट एंड यंग कहा गया है। एंड दैट बॉय
मैंने आई स्लीप इन ए ड्रीम, उसकी आंखें अक्सर कहाँ डूबी रहती हैं, सपनों में, और आज वो किसका खेल देख रहा है, स्क्वायरल्स गेम को। ठीक है, स्टेंजा इज ओवर। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 लाइन में सारे स्टूडेंट्स के बारे में बताए थे हम, और बाकी का जो बच गया, जो मैंने हमारे पास 5 लाइंस, उसमें हम लोगों ने क्या किया, 6 लाइंस में 4 स्टूडेंट्स का स्पेशली चर्चा किया गया। हम लोग का सर 4 में 3 क्लियर है, 1 नहीं क्लियर हो रहा है। Why has the girl bent her head? उस लंबी सी लड़की ने आखिरकार सिर क्यों झुकाया है? टेल मी वन थिंग, आप एक चीज बताइए, क्या उस क्लासरूम में पढ़ाई हो रहा है? प्रूफ है आपके पास? बोलिए यस सर, प्रूफ है। आप देख लीजिए ना सर, तीनों बच्चा जो है, सारे बच्चे मुरझाए हुए हैं, किसी का सबका बाल बिखरा हुआ है, और कोई है जो सिर को झुकाए हुए है। वो क्यों झुकाए हुए सर, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। एक लड़का है पतला दुबला सा, आंखें डरपोक जैसी है उसकी, एकदम चूहे के जैसी। एक लड़का जो अपने आप को अभाग्यशाली मान रहा है, मैंने अपना ही सोच में डूबा हुआ है, और पीछे वाला का तो बात ही मत कीजिए सर, वो तो बाहर गिलहरी खेल को देख रहा है। तो दैट वी कैन से दैट देयर इज नो स्टडी। वहां पर क्या नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है तो फिर वहां का कंडीशन क्लासरूम का पैथेटिक होगा। और वो जो लंबी सी लड़की है जिसने सिर को झुकाया है, सी हैज डन, मे बी सी इज इल, हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो इमोशनली डिप्रेस्ड हो, इसलिए उसने अपने सिर को क्या किया है, झुकाया है। मतलब सी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। वो सेटिस्फाइड नहीं है किसके कंडीशन से, क्लासरूम के कंडीशन से। ठीक है, यहां पहला स्टेंजा ओवर होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फार फार फ्रॉम, एफ 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 रिपीट मारा है, एफ अल्फाबेट रिपीट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, दी चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस विट्स, बच्चों का कंपेयर किससे कर दिया गया है, फेस का। हेयर टर्न ऑन द पेयर, द टॉल गर्ल विथ हर विद डाउन हेड, मतलब लंबी सी लड़की है जिसका विद डाउन का मतलब होता है सिर को झुकाए हुए, विद डाउन हेड, सिर को झुकाए हुए है। नेक्स्ट पार्ट में एट द बैक, मतलब सीधे बीच का 2 लाइन ओमिटेड है आपका। एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग एंड हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। ठीक है, यहां तक का मतलब सीधे सीधे ये लोग 4 लाइन में खत्म हुआ है, लेकिन पोएम में 2 लाइन एक्स्ट्रा है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता सकते हैं हमको? सबसे पहले अगर सुन ही लिए इतना बार, तो हमको ये बताइए कि गस्टी का मतलब क्या हो गया? फार फार फ्रॉम गस्टी, स्ट्रॉन्ग हो गया। वेव का मतलब क्या लिखेंगे आप? विंड। रूटलेस मतलब विदाउट रूट। ठीक है, विट्स का मतलब अनवांटेड प्लांट। ठीक है, द टॉल गर्ल, विद डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? टू बेंट हर हेड। ठीक है, अच्छा, पेपर सिमिंग, सीम का मतलब क्या होता है? अपेयरिंग। ठीक है, विद द रैट्स आईज। और फिर क्या था हमारे पास? अनलकी तो हम जान ही रहे आप लोग। हेयर, HEIR, सक्सेसर। ट्विस्टेड मतलब होता है, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ। बोन मतलब हड्डी, जान ही रहे हो। ठीक है, नाल्ड का मतलब भी हो गया बोन से रिलेटेड। डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी। बैक ऑफ द डिम, डिम मतलब क्या होता है? धुंधला। इट मीन सर डार्क लाइट, है ना। कवि ने कहा कि जो क्लासरूम का पीछे का दीवार है, पूरा जो क्लासरूम है वो डिम ही दिख रहा है, और वहां पर एक बच्चा जो है वो स्वीट एंड यंग बैठा हुआ है, और हिज आइज लिव इन ए ड्रीम। ठीक है, स्टेंजा 1। अब इसका 2 उपाय है इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे ही स्टेंजा 1 ओवर हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन वर्ड मीनिंग्स कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक एक करके चारों क्लियर होते चला जाएगा हम लोग का। ठीक है, आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए इस पोएम का, और पहले वर्ड्स दे देते हैं आपको, प्लीज जल्दी से। डन। पहले स्टेंजा 1 लिख लीजिएगा आप लोग, स्टेंजा 1 कर लीजिएगा, और पहले वर्ड मीनिंग्स हम लोग कर लेंगे इसका। लिख लिया? आप स्टेंजा 1 करके पहला वर्ड लिख लीजिएगा। गस्टी वेव्स पहला वर्ड लिखिएगा, गस्टी वेव्स, GUSTY, गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स कर लीजिएगा, इक्वल टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स। फिर लिखा हुआ ना पेलर, PALLOR, हाँ पेलर। डल फेस कर लीजिएगा, इक्वल टू डल फेस, पेलर इक्वल टू डल फेस, डल फेस लिखा। पेलर PALLOR, पेलर इक्वल टू डल फेस, हो गया है। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा विद डाउन, WEIGHED, विद डाउन। विद डाउन का मतलब कर लेना है बेंट डाउन, BENT, बेंट डाउन। अनलकी हेयर, HEIR, हेयर, इक्वल टू सक्सेसर, SUCCESSOR। अगर हिंदी लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो उत्तराधिकारी, हाँ, सक्सेसर। और ऐसे क्लियर है तो खुद निकल जाइए आगे। रेस्टिंग
एक वर्ड होगा जो यहां नहीं है, रिसाइटिंग, RECITING, RECITING, रिसाइटिंग किया, इक्वल टू डिस्क्राइबिंग कर दो, DESCRIBING, डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग का मतलब क्या हो जाएगा? वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड लिख लोगे, अननोटेड, अननोटेड, UNNOTED, अननोटेड, इक्वल टू कर देगा वन हु इज नॉट पेड अटेंशन, 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 जिस पर ध्यान ना गया हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, स्क्वायरल तो जान ही रहे हो, स्क्वायरल तो जान ही रहा है, सब कोई वर्ड नहीं। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, नीचे लिखेगा एक्सप्लेनेशन, EXPLANETION, एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करें, लिखेगा इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स, द पोएट डिस्क्राइब्स the children, the poet describes the children who study in elementary school, in elementary school, in a slum, in a slum, full stop. The poet says, the poet says, SAYS, the poet says that the faces of children, that the faces of children are dull, the faces of children are dull, faces of children are dull and without any energy, any energy, full stop. These children are compared, full stop के बाद, these children are compared to, the children are compared to unwanted weed, unwanted weed, WEED, वीड, WEED, वीड मतलब हो गया पौधे, बीज जो होता है, वीड्स हो गया जंगली पेड़ पौधे। ठीक है, फुल स्टॉप। देर इज ए टॉल गर्ल, देर इज ए टॉल गर्ल इन द क्लास, in the class, who has bent her head, BENT, who has bent her head, who has bent her head because of illness, because of illness, ILLNESS, because of illness, because of illness, full stop, full stop. There is another boy, there is another boy who is so weak and thin, there is another boy who is so weak and thin, हाँ weak, so weak दीजिएगा, कमजोर, who is so weak and thin, THIN, है ना, full stop. His eyes are like rat's eyes, full stop. There is another boy, there is another boy who considers himself, who considers himself, who considers himself unlucky, who considers himself unlucky because of inherited disease, inherited disease, INHERITED, inherited disease, full stop. At last the poet describes, at last the poet describes a boy, at last the poet describes a boy sitting at the last bench, sitting at the last bench, sitting at the last bench, who is sweet and young, who is sweet and young, who is sweet and young, full stop, full stop दे देगा. His eyes live in a dream, his eyes live in a dream, आंखें कहाँ रहती है उसकी? सपनों में. His eyes live in a dream, full stop. He is looking the game of, he is looking the game of squirrel, he is looking the game of squirrel, he is looking the game of squirrel.
किसके खेल को देख रहा है वो? स्क्वायरल के खेल को, है ना? फुल स्टॉप। क्वेश्चन सिर्फ दे दें, अपना बना लीजिएगा ना आप लोग, बन ही जाएगा आपसे। लिखिए ना, क्वेश्चन देते हैं आपको। हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर टू, लिख लेना ना अपने से। हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर्ड टू, बोलो लिखवा देंगे, बता दो जल्दी से, कर लोगे अपने से। ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैंने एक लाइन बना के लिख लोगे, स्कैंसन आएगा। हाउ आर द फेसेस, जो सब्जेक्टिव रहेगा वो हम लास्ट में अल्टीमेटली लिखवा देंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का दे देना, बस करना क्या है, एक लाइन कर देना, फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर कंपेयर टू रूटलेस वेट्स, ठीक है? हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर टू हो गया। चलिए जल्दी से जल्दी, और ये 2 लाइन ड्रॉप कर लो, 2 लाइन ड्रॉप कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर टू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरा, व्हाई हैज द टॉल गर्ल, वो एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा आंसर, ठीक है? व्हाई हैज द टॉल गर्ल बेंट हर हेड, व्हाई हैज द टॉल गर्ल बेंट हर हेड, BENT, व्हाई हैज द टॉल गर्ल बेंट हर हेड। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या समझ रहे हैं क्वेश्चन को? मैंने क्यों झुका, ये तो कर लोगे, बिकॉज ऑफ इलनेस लिखा हुआ है ना एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन होगा, हाउ इज द बॉय, हाउ इज द बॉय हु हैज रैट्स आईज, हाउ इज द बॉय हु हैज रैट्स आईज, है ना? हाउ इज द बॉय हु हैज रैट्स आईज, कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज द बॉय अनलकी, व्हाई इज द बॉय अनलकी, अनलकी, व्हाई इज द बॉय अनलकी, हो गया? नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉय डूइंग सिटिंग एट द लास्ट बेंच, व्हाट इज द बॉय डूइंग सिटिंग एट द लास्ट बेंच, व्हाट इज द बॉय डूइंग, व्हाट इज द बॉय डूइंग सिटिंग एट द लास्ट बेंच। क्लियर? कितने क्वेश्चन हुआ? 6 कि 5? 5 हुआ ना, एक स्टेंजा में 5 पे स्कैन। व्हाट इज द बॉय डूइंग सिटिंग एट द लास्ट बेंच, हो गया? चलिए अब समझिएगा, फर्स्ट स्टेंजा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। याद रखिएगा, अगर काउंसिल स्कैंसन करता है तो ज्यादातर चांस होता है पहला स्टेंजा का स्कैंसन करने का। तो पहला स्टेंजा हम लोग तो पोस्टमार्टम कर ही चुके हैं, ठीक है? अब आते हैं सेकंड स्टेंजा का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? देखिए फर्स्ट स्टेंजा में किसका डिस्क्रिप्शन था? ओनली स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लासरूम। नाउ इन सेकंड स्टेंजा, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ना कि सेकंड स्टेंजा में किसके बारे में डिस्कशन होने वाला है, तो हम लोग का समझिए 50% वही हो जाता है काम। सेकंड स्टेंजा में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड स्टेंजा में किसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासरूम। किसके बारे में बात होगा? और इसका वेरी फर्स्ट लाइन जो लिखा होगा हम दिखाते हैं आपको, ऑन सार क्रीम वॉल्स, वहां से आप लोग देखिएगा, हम पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? चलिए यहां से ये देखते जाइएगा। SOUR लिखा हुआ है ना, सार मतलब क्या होता है जी? खट्टा, असुहावना, अनप्लीजेंट, खराब, ठीक है? अच्छा देखिए, मीठा जो होता है ना पॉजिटिव साइंस होता है। हम लोग जब भी कोई एग्जाम क्रैक करते हैं या कुछ अच्छा होता है तो बोलते हैं मीठा खिलाओ, बिकॉज बॉयज लाइक मीठा। एंड आप देखिएगा तो गर्ल्स को गुपचुप पसंद होता है, खट्टा, नेगेटिविटी। अब समझ में आया? हाँ समझ में आया। चलिए नाउ कवि ने क्या कहा है सो ध्यान से सुनिएगा। द वॉल ऑफ द क्लासरूम, सबसे पहले उन्होंने चालू किया है ऑन सार क्रीम वॉल्स। कवि ने लिखा है, आप ध्यान में रखिएगा 80% आपका दिमाग रिजर्व होना चाहिए कि मेरा क्लासरूम के बारे में डिस्कशन होने वाला है, ठीक है? और फर्स्ट 2 स्टेंजा अगर आप समझ गए ना, बाकी का 2 वेरी इजी, ठीक है? पहला स्टेंजा हम लोगों ने क्रैक कर लिया, सेकंड स्टेंजा को हम लोग क्या देखेंगे? कवि ने कहा है ऑन सार क्रीम वॉल्स, मतलब उस सार मतलब हो गया असुहावना, क्रीम मतलब होता मक्खन, मक्खन, समझ रहे हैं? कवि ने कहा कि जो क्लासरूम का जो दीवार है ना, द कलर ऑफ द वॉल इज सार क्रीम, बिल्कुल एक मतलब समझ लीजिए ऑफ वाइट कलर का दीवार है, मतलब धुंधला सा दीवार होगा, खराब सा दीवार है। ऑन सार क्रीम वॉल्स, एक दीवार जो क्लासरूम का बताया गया है, उसको अगर आप पूछेगा ये सार क्रीम नहीं समझ रहे हैं तो बोलना कि दैट कलर ऑफ द वॉल हैज बीन प्रेजेंटेड एज ऑफ वाइट,
कैसे बताया गया उसको? ऑफ वाइट। मतलब क्लासरूम का जो दीवार है उसके कलर को क्या बता दिया गया? बिल्कुल ऑफ वाइट कलर का है ना। डोनेशंस, लेकिन उस दीवार पर बहुत सारे डोनेशंस में दिए गए पिक्चर्स लगे हुए हैं। डोनेशन मतलब समझते हो? दान में दिए गए। अब देखते हैं क्या क्या का पिक्चर है, ठीक है। शेक्सपियर्स हेड, विलियम शेक्सपियर का नाम सुने? लेजेंडरी फिगर है वो, एकदम नाम सुनेंगे तो बहुत अच्छा बात है। लेजेंडरी फिगर क्या है? मतलब इंग्लिश लिटरेचर के हम नहीं कह सकते पितामह तो जियोफ्री चौसर थे, लेकिन इन्होंने डेवलप भी किया है बहुत ज़्यादा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का इंपॉर्टेंस है ना अपना, वैसे विलियम शेक्सपियर एक लेजेंडरी फिगर है। उनका चित्र लगा हुआ कहाँ पर? क्लासरूम के दीवार पर। सुनते जाइएगा, ठीक है। कॉमा, क्लाउडलेस एट डाउन, मतलब एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है अर्ली मॉर्निंग का होता है ना, सुबह सुबह का जो सन का जो रेडनेस होता है, एक होता है एक संध्या काल के समय, और एक होता है सुबह सुबह उगता हुआ सूरज का। क्लाउडलेस एट डाउन एक पिक्चर ऐसा दिखाया गया जिसमें बादल है ही नहीं और उसमें एक अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट को दिखाया गया, ठीक है। थर्ड देखिएगा, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज है लिखा हुआ। मतलब सिविलाइज्ड का मतलब होता है डिसेंट, बढ़िया। बड़े बड़े डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद, भवन, बहुत सारे बड़े बड़े भवन दिखाए गए हैं। राइडिंग ऑल सिटी, जो कि सिटी के भी, सिटी को भी प्रेजेंट करता होता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग के नीचे सिटी का चित्र होता है। तो उसी पिक्चर, एक पिक्चर ऐसा है जिसमें बड़े बड़े ये जो देख रहे हो ना गुंबद, इसी टाइप का गुंबद है। हम बिना देखे पहले एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि उसके बाद हम लोग इसका सहारा लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। राइडिंग ऑल सिटीज मतलब आपको सिटीज का नीचे भी दिखेगा। आगे लिखा हुआ है फ्लावर्स, फ्लोरी लिखा हुआ रहेगा, कुछ फ्लावर्स का चित्र बना हुआ है। बेल्स, कुछ घंटियों का चित्र बना हुआ है। एंड ए ट्रॉयलेस वैली, ट्रॉयलेस एक जगह का नाम है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में एक जगह है ट्रॉयलेस, ठीक है। वो एक घाटी का नाम है, एक घाटी का चित्र बना हुआ है जो कहाँ की घाटी है? ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की एक घाटी है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर हम लोग को क्या मदद मिलता है। ऑन सार क्रीम वॉल्स तो समझ में आ रहा है। क्लासरूम का दीवार को क्या बता दिया गया? ऑफ वाइट कलर का। डोनेशंस में दिए गए पिक्चर्स लगे हुए हैं। विलियम शेक्सपियर हेड देख रहे हो, विलियम शेक्सपियर को वहां पर, क्लियर। और क्या है? क्लाउडलेस एट डाउन दिख रहे हो। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, मतलब नीचे सिटीज दिख रहा है और ऊपर क्या? डोम, डोम का मतलब था गुंबद, ठीक है। और आगे अगर बना हो तो कितना बढ़िया हो। हाँ देखो, बेल्ट है ना, फ्लोरी एंड ट्रॉयलेस वैली है ना। यहाँ फुल स्टॉप दिया, यहीं तक हम रुक गए। वैली का दिया हुआ चित्र कहीं पर पता नहीं चलता है, अगर दिख रहा हो तो अच्छा है। वैली का एक चित्र बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि पहले स्टेंजा में जब हम लोग पढ़े तो आपको स्टूडेंट का जब आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिया तो आपको नेगेटिविटी लगा या पॉजिटिविटी लगा? नो डाउट, मतलब स्थिति जो है क्लासरूम की खराब है, बच्चों की स्थिति खराब है, ये पता चला। लेकिन जब क्लासरूम पर आते हैं तो एक चीज पता चलता है, पहले तो खराबी बता दिया गया कि द कलर ऑफ द वॉल इज ऑफ वाइट, जो कलर है वो कैसा है? ऑफ वाइट है। और फिर बताया गया कि बहुत अच्छे अच्छे क्या लगे हुए हैं? विलियम शेक्सपियर का क्लाउडलेस एट डाउन, फ्लावर्स, वेल्स, घाटी, ये सब का चित्र बना हुआ है। पोएट इनफैक्ट ये भी बोलते हैं ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि ओपन हैंडेड मैप से अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, पूरे खुले हाथों से किसी ने पूरे संसार का चित्र लगाया है। कहां पर? वाओ, इट मींस द क्लास हैज बीन डेकोरेटेड विद नंबर ऑफ ब्यूटीफुल इमेजेस। सर इतना तो बात श्योर हो गया कि भले ही वहां पर बच्चों की अवस्था जैसे भी हो, लेकिन द वॉल ऑफ द क्लासरूम हैज बीन डेकोरेटेड विथ मेनी ब्यूटीफुल इमेजेस। अब एक सवाल है आपसे, प्लीज ध्यान से सोच के बताइएगा, अगर क्लासरूम का दीवार इतना अच्छा डेकोरेटेड था तो फिर ऑफ वाइट कलर डल बताया गया क्यों? पुराना दीवार हो सकता है सर, पिक्चर अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, यही ना बात है। आप कॉमन सेंसर हर किसी का आंसर उतना अंडमान निकोबार में घर मत बनाने लग जाइए कि एकदम लगेगा कितना टफ पूछ दिया सर। एकदम सिंपल सी बात है सर, मे बी कि वॉल का कंडीशंस खराब हो, लेकिन जो पिक्चर्स है वो तो अच्छे लग रहे हैं सर, वो तो अच्छे ही बताए गए हैं ना। वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, बोले इसका मतलब ये है द चीफ कंसर्न ऑफ ए स्टूडेंट, चीफ कंसर्न का बात करेंगे, अगर एक स्टूडेंट का चीफ कंसर्न होता है तो दैट इज एजुकेशन, नॉट द फैसिलिटीज। फैसिलिटी नहीं, उनको मेन क्या चाहिए होता है? एजुकेशन, ठीक है। अब ये बताओ, क्लासरूम के दीवार को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है ना, लेकिन क्या ये डेकोरेशंस को मायने रखते हैं बच्चों के लिए? इट इज यूजलेस, एकदम बेकार है, क्योंकि उस क्लास में हो ही नहीं रहा है, क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है। उसका एविडेंस है हमारे पास, फर्स्ट स्टेंजर
है ना? तो क्लासरूम को कितना भी अच्छा डेकोरेट कर दो, लेकिन जो बस्ती के बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए रियल वर्ल्ड हो ही नहीं सकता है। आपने पूरा वर्ल्ड को लगा दिया कहां पर? क्लासरूम के दीवार पर। बट द रियल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एट लीस्ट इन द क्लास इज एजुकेशन। क्लास में उनका क्या होता है? वर्ल्ड, उनका एजुकेशन, जो कि अवेलेबल नहीं है। आइए बाहर की बातें करते हैं। जो रियल वर्ल्ड है बाहर में उसका, वो है स्लम, वो बस्ती देखते हैं। और क्लासरूम में क्या लगा के रखा आपने? वर्ल्ड डेकोरेटिव पिक्चर्स को। तो क्या ये मायने रखेगा बच्चों के लिए? नहीं। देखो आगे क्या लिखा होगा, लिखा होगा एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस मैप दिस विंडो नॉट द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अगर होगा तब न, पता नहीं। यहीं पर है, चलो। हाँ देखो, अवॉइडिंग द वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं, दियर वर्ल्ड, ये उनका संसार नहीं है। तो व्हाट इज दियर वर्ल्ड? क्वेश्चन ये है कि उनका संसार क्या है फिर? सर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम, अगर क्लासरूम का बात करें तो एजुकेशन है, और अगर क्लासरूम के बाहर जाएंगे तो वही बस्ती है ना सर, वही बस्ती उनका घर है। और ये दोनों रिलेट नहीं करते किससे? क्लासरूम पर जो मैप आपने लगा के रखा है। तो संसार का जो चित्र आपने लगा दिया है ना, उनके क्लासरूम में ये सुटेबल है, ना उनका क्लासरूम का सुटेबल के लग रहा है, ना उनका बाहर का भी संसार ऐसा लग रहा है। तो देखिए ना आगे क्या लिखा होगा, वेयर, अब उनका जो रियल वर्ल्ड है वो क्या है? बाहर का स्लम एरिया ना, वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग। कवि ने कहा है कि इन सब का बच्चों का जो भविष्य है, चाहे बाहर की बात करो या इनसाइड की बात करो, इन बच्चों का फ्यूचर जो है ना पेंट कर दिया गया है। किससे? फॉग। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा से। कोहरा, कोहरा होता है ना, मैंने ढक दिया गया भैया। बाहर का भी देखोगे तो वैसा ही संसार है। इनफैक्ट द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बच्चे अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो वहां भी कौन सा उनका भविष्य बना दिया गया? वहां भी पेंट कर दिया गया। किससे? यहां वेयर का सेंस दो निकालिएगा। वेयर, जहां, जहां कहां सर? जहां क्लास भी हो सकता है, जहां बाहर भी हो सकता है। ठीक है। ए नैरो स्ट्रीट, नैरो मतलब क्या होता है? सकरा। स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गली। सील्ड विथ ए लीड स्काई। इन बच्चों का जो जीवन है ना, अगर बाहर का बात करेंगे तो इनका जीवन नैरो स्ट्रीट में ही बीत जाता है। नैरो मतलब सकरे गलियों में ही उनका पूरा जीवन क्या होता है? वेस्ट होता है। फार फ्रॉम रिवर्स, ये बच्चे बहुत दूर हो जाते हैं। किससे? जो बाहर के संसार है, रिवर से। कैप्स, कैप्स का मतलब होता है तट, एंड स्टार ऑफ वर्ड, शब्दों के संसार से। मतलब ये बच्चे लिमिटेड हो जाते हैं अपने ही गलियों में, अपने ही कंजर्वेटिव गलियों में, नैरो गलियों में, और उस क्लासरूम में भी जहां उनका फ्यूचर क्या हो गया? पेंट कर दिया गया। किससे? फॉग से। सर सेकंड स्टेंजा का आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि क्लासरूम का दीवार को पहले उन्होंने बताएंगे कि बहुत अच्छे से ढंग से डेकोरेट किया गया सर, बट मतलब ये जो है बच्चों का रियल वर्ल्ड नहीं है। बच्चों का रियल वर्ल्ड उनका स्लम ही है, उनका मैंने इस एजुकेशन है, जो कि दोनों ही उनके फ्यूचर को क्या करते हैं? पेंट करते हैं फॉग से। और ये बच्चे काफी दूर हो जाते हैं रियल वर्ल्ड से। जो बाहर का रियल वर्ल्ड है, जो ये सब स्टार वर्ड से सब दिया हुआ ना, ये रियल वर्ल्ड से बच्चे क्या हो जाते हैं? काफी दूर हो जाते हैं। राइट डाउन द सेकंड स्टेंजा का पहले इसमें पूरा दिया हुआ था। अच्छा बात ये है, ठीक है। तो इसमें पहले वर्ड्स लिख लो, जल्दी से स्टार्ट कीजिएगा। लिख लिया बच्चा? स्टार्ट करें। पहला वर्ड लिख लो सार, SOUR। स्टेंजर 2 लिख लेना। हाँ, स्टेंजर 2, SOUR, SOUR, सार। सार का मतलब इक्वल टू कर लोगे अनप्लीजेंट, UNPLESANT, अनप्लीजेंट। और फिर अगला वर्ड लिख लो डाउन, DAWN, असुहावना, खराब। और एक चीज लिख लोगे DAWN, था ना वो क्लाउडेड डाउन, DAWN। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग कर लिया। फिर लिख लो अर्ली मॉर्निंग। फिर लिख लो सिविलाइज्ड, CIVILIZED, सिविलाइज्ड। इक्वल टू कर लोगे डिसेंट, DECENT, डिसेंट हो गया। अच्छा, फिर आगे का वर्ड लिख लो सभ्य, अच्छा, गुड, मैंने अच्छा कर लो सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, है ना। अगला वर्ड होगा वैली। तो वैली तो जान ही रहा, घाटी। हाँ ठीक है। नैरो मतलब जान रहे हैं ना, चॉक्ड। लिखना तो लिख सकते हो NARROW, नैरो, NARROW, नैरो। नैरो का मतलब कर लेना चॉक्ड, CHOKED। वर्ड ज्यादा है नहीं इसमें, सम एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। स्टार्ट करें। सेकेंड स्टेज एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। द पोएट डिस्क्राइब्स the wall of the classroom. The poet describes the wall of the classroom.
which is cream in color, cream in color, which is cream in color, like the color of, like the color of, like L-I-K-E, like the color of sour cream, S-O-U-R, like the color of sour cream, S-O-U-R, full stop. It means that the walls are not clean. It means that the walls are not clean. Not clean. Full stop. Full stop. The wall has been decorated. The wall has been decorated with many beautiful images. With many beautiful images. With many beautiful images, such as शेक्सपियर्स हेड, यहाँ लिखा हुआ है शेक्सपियर्स हेड, कॉमा दे दीजिएगा. अब हम जो लिखवा रहे हैं वो लिखिएगा, हाँ, इनका वर्ड मत लिखिएगा. शेक्सपियर्स हेड लिख लिया ना, ये प्रॉपर नाउन था इसलिए चेंज नहीं किया हम इसको. कॉमा दे दीजिएगा शेक्सपियर्स हेड के बाद. अर्ली मॉर्निंग, कॉमा, बिग बिल्डिंग्स, कॉमा, flowers and a valley, full stop दे दीजिएगा. It seems that, SEEMS, it seems that, and a valley, full stop दे दीजिएगा. It seems that, SEEMS, it seems that, ये ऐसा प्रतीत होता है, it seems that the entire world, ENTIRE, the entire world has been placed, PLACED, has been placed, BEEN, has been placed on the wall of classroom, has been placed on the wall of classroom, has been placed on the wall of classroom, full stop. But for the children, this is not the real world. But for the children, this is not the real world. Full stop. The slum, SLUM, where they live, the slum where they live is different from the map of the classroom. Full stop. The future of children has been painted, PAINTED. The future of children has been painted with fog, FOG, full stop. These children, THESE, these children are very far from the present world. सीधे लिख दो, from the present world. These children are very far from the present world. लिख लिए? चलिए, क्वेश्चन से लिख लीजिएगा इसका, हम अपने से बना लीजिएगा आप लोग. पहला क्वेश्चन ये होगा, what is the color of the wall of classroom? What is the color of the wall of classroom? What is the color of the wall of classroom? बन गया? सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा. What is on the wall of classroom? 2017 क्वेश्चन आया था ये. What is on the wall of classroom? What is on the wall of classroom? What is on the wall of classroom? लिख लिए? थर्ड क्वेश्चन. What is the real world of children? डिप्रेशन में चला गया. What is the real world of, सॉरी यही ना क्वेश्चन दिए थे. हाँ, what is the real world of children? And how is it कर लीजिए तो उसी में. What is the real world of children किए हैं ना. And how is it? What is the real world of children and how is it? Done. अब क्या कीजिएगा, लंबा पोएम था, अभी 2 स्टेंजा हुआ है. आई कांट डू एनीथिंग, कुछ कर नहीं सकते हम. अभी थर्ड स्टेंजा पढ़ना बाकी हम लोग का. बट द थर्ड स्टेंजा इज वेरी स्मॉलर एंड वेरी इंटरेस्टिंग. इसीलिए हमको एग्जाम्पल देना पड़ता है, नहीं देते तो फिर बच्चा क्या होगा, इतना लंबा लंबा पोएम बना देते हैं ना. रेंज पोएम का बहुत हाई है ये, ठीक है. इसके बाद है कीपिंग क्वाइट, एक पोएम है,
मैंने हमको लगता है विद इन एन आवर हम साफ कर देंगे उसको, क्योंकि इजी भी है। अब यहाँ है कि प्रूव करना पड़ता है ना, बच्चों को समझाना पड़ता है। और सोचिए अगर एक स्टेंजा एक स्लॉट में कोई पढ़ेगा कि नहीं आज पूरा स्टेंजा पहले पढ़ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं कर जाएगा वो कहाँ पर कौन स्टेंजा था। ये तो हम सेपरेट किए, जानते हैं ये पढ़ाते पढ़ाते हमको पता चला कि फर्स्ट स्टेंजा अगर हम स्टूडेंट को सेपरेट कर देंगे कि स्टूडेंट्स के बारे में, तो बच्चा जल्दी समझेगा। अगर ये नहीं बताया जाए, बुक में कहीं नहीं बताता है कि पहला स्टेंजा किस पर हिट कर रहे हैं हम, स्टूडेंट पर, सेकंड स्टेंजा किस पर है, वो कहीं नहीं, वो सीधे पोएम को फ्लैट कर दिया। समझना चाहिए था 12 का बच्चा को पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रेशर होता है उस पर, और उस तरह से आप अगर 32 लाइन का अगर पोएम तैयार करके दे देंगे। लेकिन चलिए कुछ अच्छा भी है इस पोएम के साथ, बाद में बताएंगे। आइए थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। पहले ये बात जान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेंजा किसके बारे में था, सेकंड, थर्ड कंटिन्यू अबाउट द क्लासरूम, माने कंटिन्यू कर रहे हैं वो किसके लिए, क्लासरूम के लिए। एंड क्लासरूम प्लस स्टूडेंट दोनों को जोड़ दीजिए इसमें दोनों इसका चर्चा हो जाएगा, क्लासरूम का भी और स्टूडेंट का भी। जबरदस्त है पोएम का स्टेंजा थर्ड वाला, और इसका 3 लाइन तो खैर इंटेंटली सुनना होगा आपको, ठीक है, वो सुन लीजिएगा यहां से। ये जो लाइन स्टेंजा पढ़ रहे हैं ना, यही मेन है आपका, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, देयर आर नंबर ऑफ इमेजेस ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम एज वी नो, हम लोग पहले से जानते हैं। बट टेल मी वन एग्जाम्पल विच इज लिविंग थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम। विलियम शेक्सपियर, उन्हीं का ना लिविंग थिंग्स वही है ना क्लासरूम के दीवार पर, और तो कुछ था नहीं। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर हम ये बोले आपसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां तो कुछ वैसा इमेज नहीं, कोटेशंस वगैरह लगे हुए हैं। अगर मान लो ये विलियम शेक्सपियर हैं, सपोज दैट, और हम आपको बोलते हैं द वॉल ऑफ द क्लासरूम हैज बीन डेकोरेटेड विद मेनी ब्यूटीफुल इमेजेस, बट बिलीव मी कि दीज इमेजेस हैव नो वैल्यू बिकॉज इट इज नॉट द रियल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। हम ये ना बोल रहे हैं, ओवरऑल मेरा सेंटेंस पे ध्यान दो, हम आपको पूरा सेकंड स्टेंजा में क्या बोले उसको एक लाइन में, जिसको क्या बोलते हैं वन शॉट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सुनिएगा। द इमेजेस, द वॉल ऑफ द क्लासरूम इज ऑफ वाइट, इट हैज बीन डेकोरेटेड विथ मेनी ब्यूटीफुल इमेजेस, विलियम शेक्सपियर, बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, फ्लावर्स वैली सब लगा हुआ है। बट I personally believe these images have no value. इन images का कोई महत्व नहीं है, because it is not the real world of children. Understood? यही ना बोल रहे हैं। जब हम ये बोलते हैं कि इस इमेज का कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर एक विलियम शेक्सपियर जो कि लेजेंडरी फिगर हैं, उनके बारे में भी हम क्या बोल रहे हैं कि वो वैल्यूबल नहीं है। अब इसमें विलियम शेक्सपियर का क्या फॉल्ट, आप कैसे बोल दिए कि उनका इमेज अच्छा नहीं है, हम ये तो बोल रहे हैं इनका भी कोई वैल्यू नहीं है, बेकार इनका लोग आके रखे हो। अब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, और वो भी लेजेंडरी फिगर के बारे में, किसके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो प्रूव करना पड़ेगा हमको कि ये खराब क्यों है। अंडरस्टैंड? देखिए थर्ड स्टेंजा का पहला लाइन पे फोकस कीजिएगा, काश आप ऑनर्स के स्टूडेंट होते, ज्यादा समझते। लिखा हुआ है श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, लिखा हुआ है, निश्चित रूप से जो शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है ना, वो विग्ड है। विग्ड मतलब सर, अरे दुष्ट, इविल, इविल बुरा, खराब, बोल तो रहे खराब है। अब हम अब तक बोल रहे थे, यहां लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, और क्लियरली लिख दिया स्टेंजा थर्ड में पोएट ने कि श्योरली, निश्चित रूप से जो विलियम शेक्सपियर का इमेज आपने क्लासरूम में लगाया है वो खराब है। अब अगर खराब बोलोगे भाई, तो प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों खराब बोल रहे हैं आप। अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस अज्यूम, टेल मी वन थिंग, आप घर पे हैं और किसी ने गेट को नॉक किया, आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक बैग है और मिठाई का डब्बा है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि पापा हैं घर पर, तो आप उनको पहचानते नहीं हैं। नो डाउट मिठाई का डब्बा है तो अच्छा लगा देखने में, ठीक है, तो ये बताइएगा, तो आपने कहा कि वो नहीं है, आप कौन, आप पूछिएगा ना उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा से ही बात करनी थी। तो आपके पापा जो हैं घर के इनसाइड हैं, और वो थोड़ा पूजा वूजा में बैठे हुए थे, तो आपने उनको कहा बैठ जाइए, ठीक, बैठ गए वो। अब जैसे ही पापा उधर से आए और बोलते हैं पहचाना नहीं इनको, इडियट, नहीं ये मेरे चाचा के, जो चाचा जी बताते हैं गाँव में, हाँ, उनका फुआ, जान रहा था, फुआ के लड़का का भतीजा का भाई है। इन्हें लंबा डिस्क्रिप्शन मिला, गधा कहीं का, पैर नहीं छुआ। अब हम क्या करेंगे, पैर छुएंगे। जब तक नहीं जानते थे तब तक पैर छुए, और अब जान गए पैर भी छुएंगे, डब्बा भी पकड़ेंगे। अल्टीमेट गोल तो यही था, डब्बा।
बात समझ रहे हो ना? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक हम लोग किसी को जानते नहीं है तब तक उसका रिस्पेक्ट भी नहीं है। अंडरस्टैंड? अगर आपके क्लासरूम में क्या बोले उनको, उनका नाम भूल गए हम, नहीं, वो साइंटिस्ट जो अभी हाल फिलहाल में चले गए, जिनका ब्रेन को यूटिलाइज कर रहे थे लोगों ने, अरे भूल गए यार, एल्बर्ट कहां से आ गया? अरे पृथ्वी पर दोबारा, अरे वो भूल गए नाम, मिकी माउस, फिर से बोलो। हाँ, अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत अच्छा आंसर दी। हॉकिंस, प्रोफेसर हॉकिंस का नाम सुने? अगर उनका फोटो लगाते हैं ना तो हो सकता है 2 दिन तुम लोग मैंने बेहोश हो जाओगे, तीसरा अगर सुबह सुबह आ गया तो हो सकता है कि वोमिटिंग भी हो जाए। बात समझ रहे हो? अगर उनको देखोगे तो इमेजिनरी नहीं कर सकोगे कि कौन है। उनका अगर एक फोटो हम लगा दें यहाँ पर एकदम बुढ़ापा वाला और पूरा दाढ़ी है, और पर डे तुम आओगे, तुम कहोगे पता नहीं यार कौन है ये आदमी, लगता है कि इन्हीं लोग के कोई होंगे, दादा परदादा जो भी हैं। जब तक नहीं जान रहे, जी भर के इंसल्ट किया। अब एक दिन को आते हैं आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स के टीचर, वो बोलते हैं कि इडियट ये हैं फलना, मतलब जो भी है, ठीक है, इनका रिस्पेक्ट करो साइंस स्टूडेंट, इनके वजह से हम लोग आज ये हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, उनके प्रति हम लोग का रिस्पेक्ट का भाव जाता है। अंडरस्टैंड? आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक तस्वीर का ना एक प्रॉपर जगह होता है। इफ यू विजिट ए सैलून यू विल नेवर फाइंड द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। अगर सैलून जाते हैं तो वहां महात्मा गांधी नहीं दिखते हैं। अगर हम लोग कोई ऑफिशियल जाते हैं कहीं कार्यालय पर तो वहां शाहरुख खान का फोटो नहीं दिखेगा हम लोग को। बात समझ रहे हैं? हर एक का जगह होता है ना। अब उस क्लासरूम में जो बच्चे का प्रारंभिक स्कूल है, वहां पर आपने किसका इमेज लगा दिया है? चलिए, विलियम शेक्सपियर का लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है उस क्लासरूम में विलियम शेक्सपियर का इमेज है, तो भैया कितना बच्चा लोग रिस्पेक्ट कर रहा होगा? तो इनडायरेक्ट इंसल्ट कर दिए ना आप किसका। इसीलिए पोएट गुस्सा में बोल रहे हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। मोशन को समझिए और उनके भावनाओं को समझिए। कवि ने कहा निश्चित रूप से फोटो खराब है, किसका? शेक्सपियर का। बिकॉज द चिल्ड्रन हैव नो एनी आइडिया अबाउट हिम, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों को जरा भी आइडिया नहीं है किसके बारे में। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंसल्ट कर दिए ना आप उनका। तो वही इसीलिए कवि ने क्या लिख दिया, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, एंड कॉमा है। विक्ड क्यों है हम आपको बता दिए ना। देखिए, विक्ड के बाद कॉमा मतलब दूसरे बारे में चर्चा हो रहा है, तो यहां तक में जो दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन हम कर दिया आपके सामने कि श्योरली शेक्सपियर क्यों विक्ड है। बिकॉज अगर हम पूछेंगे कि व्हाई इज द इमेज ऑफ शेक्सपियर नॉट गुड, तो आपको सिंपली बोलना है सर कि द इमेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट गुड बिकॉज द चिल्ड्रन हैव नो एनी आइडिया अबाउट हिम। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कवि ने कहा है, सुनिएगा प्लीज, बहुत सारे इमेज लगे हुए थे ना, यही 2 लाइन समझना आपको। विलियम शेक्सपियर वाला प्रूफ हो गया। अब कवि ने कहा कि रेस्ट जो मैप है ना ये भी खराब है। ये ना बोले कोई वैल्यू नहीं है इसका। याद करो थोड़ी देर पहले ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगे हम फ्लैशबैक में, क्या बोले थे कि श्योरली शेक्सपियर का फोटो खराब है, बाकी भी चीज वैल्यू जो है कोई वैल्यू नहीं रखता बच्चों के लिए। मतलब खराब बोल रहे हैं ना हम उनको। अब बाकी का चित्र क्यों खराब है वो प्रूफ करना हमको, क्योंकि आगे का लाइन लिखा हुआ है, एंड द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये लिखा हुआ है ना। मतलब यही लाइन मेन समझना आपको। कवि ने कहा है बाकी का चित्र भी खराब है, और ये इसलिए खराब है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब लास्ट देता है। टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्ट करना ही होता है। टेम्पटिंग मतलब प्रलोभित करना। ये बच्चों को प्रलोभित करता है चोरी करने के लिए। कैसे सर? एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, अगर वो पिक्चर देख रहा है तो ये प्रलोभित कर दिया उसको चोरी करने के लिए। कैसे समझाइए ना सर। अच्छा समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। अच्छा पूछ कीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज? क्या नाम है आपके गांव का? जो भी है, मधुपुर, गिरिडीह मधुपुर, दूसरा मधुपुर। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बता बच्चा, हम मानते तेरा गांव बहुत विकसित होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। केवल ये लाइन समझाने के लिए हमको लाइन एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। फिर केवल ये कि बाकी का चित्र कैसे चोरी करने के लिए हम लोग को प्रलोभित कर रहा है। आपका जो गांव है बहुत डेवलप गांव होगा, हम जानते हैं, बहुत अच्छा गांव होगा, लेकिन अभी फिलहाल 10 मिनट के लिए ये मान लेना कि तेरा गांव डेवलप्ड नहीं है। और तुम इनफैक्ट अपने गांव में जो हो तुम अपने गांव में आज तक याद देखे हो, लेटेस्ट जो चीज देखे हो वो रेडियो। 4 निपो बैटरी डाल करके कटहल पेड़ के नीचे बैठ करके किशोर दा का गाना सुनता है तेरा गांव। क्लियर हो गया? और तुम भी उसमें से एक हो। अब तुम क्या है कि शहर आए हो पढ़ाई करने के लिए, और जब पढ़ाई करने के लिए आए हो तो बगल में जो बैठे हैं ना
वो तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये दोस्त बन गए और एक दिन ये सेलफोन निकालते हैं। सुनिएगा ध्यान से प्लीज। ये बच्चा जो आया है एक ऐसे गांव से आया जहां पर इसने आज तक क्या देखा है, रेडियो। अब आया तो इसको एक सेलफोन दिखता है। अब ये सरप्राइज होगा ना कि अरे भाई ये क्या है। अब जब ये बगल वाला जान जाएगा ना तो नेचुरल फिनोमिना है हमारा, जब जानते कि ये कुछ नहीं जानता तो उसको और दिखाते हैं, पगला इतना नहीं जानता, ये मोबाइल है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें गाना चलता है, नहीं जानता है क्या, रुको। अब जैसे गाना बजाया, अब इसका फ्यूज उड़ गया कि नीपो बैटरी कहाँ लगा हुआ इसमें, होगा कि नहीं इसके साथ ऐसा। अब ये जब जान गया, वो जब जान गया ना इसका दोस्त कि अच्छा इतना में ही सरप्राइज हो गया, अब इसको वीडियो दिखा दिया। अब जैसे वीडियो देखा, अब ये और झटका, जो भी बचा वो फेज उड़ गया। तीसरा, इसको जब ये जाना कि अच्छा इसमें ये जानता है कि वीडियो गाना, अब इसको सेल्फी लेके दिखा रहा है। जो आधार कार्ड का फोटो ये गांव से 5 किलोमीटर दूर जाकर के फोटो खिंचाया था, वो इसका तुरंत फोटो खिंचा जा रहा है, तो इसके लिए सरप्राइज हुआ कि नहीं हुआ। और उससे बड़ा सरप्राइज तब हुआ जब इस किसी का आवाज सुन लिया फोन पर बात करते हुए। अब ये धीरे धीरे ये समझा कि ये मोबाइल है, इसमें सिम लगता है और इससे कॉल होता है और इसमें हर चीज होता है जो गांव में नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। अब ये आपके बगल में जो बैठे हैं वो दोस्त हैं, याद रखिएगा, दोस्त बने हैं, है नहीं, दोस्त बन गए हैं वो, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एकदम ऑनेस्टली रिप्लाई कीजिएगा, इसका सेल फोन आपके रूम में छूट गया है और ये बात आपको नहीं पता है कि उनका सेल फोन रूम में छूटा हुआ है, ऑफ है। अब जब ये आया तो आपसे पूछा, अरे भाई सेल फोन था मेरा, देखा है क्या, और ये ऑब्वियसली नहीं देखा था। और जब वो चला गया, इसका नजर किस पे पड़ गया, दो रास्ता है, क्या नाम है आपका, वीरेंद्र जी, आपके पास दो रास्ते हैं, चुपचाप इसको रख लो और गांव में ही, लगभग तुम गांव का स्टार रंगा बन गया, तुम समझ रहा है, ससुराल वहीं हो जाएगा तेरा। तो ये समझना ये है कि या तो तुम इसको रख लो, या तो दूसरा रास्ता ये है कि वापस करो, वापस कर दो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अचीव करो कुछ और उसको प्राप्त करो। दो रास्ता, प्लीज ओपन योर ब्रेन, ब्रेन खुला रखेगा। इनके पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप से सिम निकाल के पॉकेट में रखेगा, इसको पता चल गया है कि सिम निकलता है इसमें। दूसरा रास्ता ये है कि वापस कर दो। हर चीज को पाने का दो रास्ता होता है भाई, या तो वापस कर दो, मेहनत करो, पढ़ाई करो और जिस दिन जॉब लगेगा ले लेना। हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे वीरेंद्र जी। अब एक चीज बताओ, सिंपल से एक सवाल है मेरा, एकदम प्लीज इंटेंटली बताइएगा, आपके पास कितना ऑप्शन था। आप एक ऑप्शन दिया था, रख लिया। दूसरा ऑप्शन था कि आप वापस कर करके हम लोग कर सकते थे, है ना। अगर आप बस्ती के बच्चे होते, जो इस क्लासरूम का चर्चा हो रहा है, इस क्लासरूम के बच्चे अगर होते आप, तो आपके पास कितना ऑप्शन था, सोच के देखो। एक ही ऑप्शन था, क्या चीज का, वही तो लिखा हुआ है, समझे। कितना समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको। अब समझिए यहां पर क्या लिखा हुआ, बच्चा ध्यान देना, लिखा हुआ है एंड द मैप ए बैड एग्जाम्पल। और जो बाकी का चित्र है ना, बैड एग्जाम्पल है, बेकार लगा के रखे हैं, कहां पर, क्लासरूम में, विथ शिप्स, उसमें जहाज दिखा दिए, सन, सनलाइट, याद है ना, एंड लव, प्रेम को भी बताया है, मतलब कुछ सिटी विटी गुम्बद उम्बद जो बना दिया। टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये बच्चों को एक ही दिशा में ले जाएगा, और वो क्या चीज का दिशा में, क्योंकि दूसरा रास्ता आपके लिए खुला था, उनके लिए कहां है, उनके लिए दूसरा ऑप्शन क्या था, पढ़ाई, हो ही नहीं रहा, तो सीखेंगे एक ही चीज ना, और वो क्या। अब समझ में आया, बैठ जाइए, समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। अब बताइए, अगर दो क्वेश्चन इसका, इस स्टेंजा का अगर कहीं पर सोल लाइन है ना, सोल लाइन होता है, तो यही लाइन है बस, इसके बाद से जो चीज लिखा हुआ तो आप ऐसे भी समझिएगा। लेकिन अगर हम आपसे कभी पूछें, क्योंकि देखिए इसमें प्रूफ नहीं किया हुआ है कि क्यों चोरी करने के लिए बच्चों को आकर्षित कर रहा है, चोरी करने के लिए क्यों कर रहा है, हम आपको समझा दिए। और ये शेक्सपियर का फोटो क्यों खराब है, ये भी आपको हम समझा दिए, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिएगा, आगे के बारे में लिखा है कवि ने, ये दो लाइन के बाद से, अरे बाप रे, कैसा कैसा वीरेंद्र जी, देखिए इमेज है, ओके, नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा, क्या कीजिए, स्लम एरिया है, ऐसा है तो है। लिखा हुआ है ऑन देयर स्लैग हिप, स्लैग का मतलब होता कचड़ा, हिप का मतलब होता ढेर। ऑन देयर स्लैग हिप दीज चिल्ड्रन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वियर स्किन्स पिप थ्रू बाय बोन्स, सुनिएगा, कूड़े कचड़े के ढेर में, जिस तरह ये कूड़ा कचड़ा दिख रहा है ना, इस ढेर में जो ये बच्चे रहते हैं, जिस तरह का वातावरण में ये लोग रहते हैं, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, जो बच्चे का जो स्किन्स है, पिप थ्रू बाय बोन्स, बोन्स मतलब हड्डियां जो है, देख लो,
बोन्स से बाहर क्या झांक रही है, वही लिखा हुआ है। देखो कितना खतरनाक टाइप से लिखते हैं लोग, सीधा सीधा लिख सकते थे कि बच्चे का शारीरिक अवस्था खराब है, एक फोटो लाया है। अरे यार सॉरी, इनसे माफी मांगना बच्चे का, लेकिन इसको क्या करें हम, जो भी है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्लैग हिप, जो कूड़े कचरे के ढेर में ये बच्चे रहते हैं, उनका जो स्किन्स है वो पिप थ्रू का मतलब था बाहर आना। किससे बाहर आ गया है, बोन से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, वो थैंक गॉड कि नहीं दिया चित्र। कुछ बच्चे जो है ना चश्मा पहनते हैं, स्टील स्पेक्टिकल्स, चश्मा ऑफ स्टील विथ मेंटेड ग्लास, और वो जो ग्लास लगा हुआ ना उसमें वो मेंटेड है, मेंटेड मतलब मरम्मत किया गया, मैंने रस्सी उसी से बांध उनका किसी तरह टांग लिया। लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन, अगर बच्चे पहनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बॉटल बाइट्स है। बॉटल बाइट्स का मतलब हो गया, बोतल मतलब कांच का बॉटल, उसका टुकड़ा ऑन स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, लगता है जैसे पत्थर पर किसी ने क्या रख दिया हो, कांच का टुकड़ा। मतलब इनडायरेक्ट वे में कवि ने चेहरे को मैंने चेहरे को क्या चीज से कंपेयर कर दिया, पत्थर से, और ग्लास को क्या चीज बना दिया, कांच का टुकड़ा। मतलब समझना, कुछ बच्चे क्या पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और वो ग्लास उसका कैसा रहता है, मेंडेड, रिपेयर्ड, और लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन, मतलब कैसा लगता है, बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन के जैसा। ऑल ऑफ दियर टाइम, इन बच्चों का जो सारा समय है, एंड स्पेस आर फॉग स्लम, इन बच्चों का सारा समय, सारा जो जो इनका लाइफ बसता है ना, इन सारे बच्चे का जीवन कहां पर बीत जाता है भैया, फॉग स्लम में। सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। कवि ने कहा है कि जो मैप आपने बनाया है ना, उसमें एक दाग आपको देना चाहिए था, आपने बहुत अच्छा चीज अच्छा दिखाया, लेकिन एक चित्र और आपको बना देना चाहिए था, किसका, स्लम का। क्योंकि इस बच्चे का दुर्भाग्य यही है कि ये कहाँ रहते हैं, स्लम में। इनको रियलिटी दिखाना चाहिए था कि इन संसार को जो आपने दिखा दिया ना, बड़े बड़े भवन को, उस ये सब चीजें जो ना कलंकित कर रही हैं बच्चों के लाइफ को, इसीलिए आपको करना क्या था, उस चित्र में से एक चित्र और किसका शामिल कर देना चाहिए था, स्लम का भी, ताकि बच्चों को रियलिटीज का क्या होता है पता चलता है। यानी कि थर्ड स्टेंज अगर हम लोग पोस्टमार्टम करें तो पता चलता है कि सर कंटिन्यू किया गया है किसको, सेकंड स्टेंजा को। बस इसमें क्या किया गया, विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बता दिया गया, विक्ट क्यों है, मैप के बारे में बताया गया, दो जो मेजर लाइन था वो समझ में आया। थर्ड में ये पता चला कि जो फिजिकल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन है वो पुअर है, और उनके जो स्किन्स हैं, उनके जो बोन्स हैं वो उनके स्किन से बाहर दिख रही हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे सर स्पेक्टिकल्स पहनते हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन, ठीक है। और लास्ट में लिख देंगे, सो एवरीथिंग इज ब्लॉटिंग द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। हर चीज ब्लॉट कर रहा है, किसके लाइफ को, ब्लॉट मतलब कलंकित कर रहा है, किसके लाइफ को, बच्चे के लाइफ को। इसका सिर्फ वर्ड लिख लीजिए, पहले हम लिखाते वर्ड जल्दी से, प्लीज स्टार्ट करें। स्टेंजा 3, पहला वर्ड लिख लो, विक्ड, WICKED, WICKED। वीड का मतलब हो गया इविल, EVIL, खराब बुरा जो भी दे सकते हो, है ना। नेक्स्ट आपका वर्ड आ जाएगा विग्ड, हो गया ये वाला, टेम्पटिंग, TEMPTING, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का इक्वल टू कर लेगा, टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्टिंग, लिख लिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या है, टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग का अट्रैक्टिंग कर लिया ना। स्लैग, SLAG, स्लैग का मतलब क्या कर लोगे, गार्बेज, कूड़ा कचरा, GARBAG, वेस्ट आइटम होता है ना स्लैग, लेकिन भयंकर चित्र बनाया गया है, और सही में ऐसा ही बनना चाहिए था। स्लैग मतलब गार्बेज हो गया, अच्छा चल ठीक है। हिप का मतलब ढेर जान रहा है, स्किन, पिप थ्रू कर लो, पिप्ड मत लिखना, पिप थ्रू, PEEP, पिप थ्रू करिएगा, PEEP, पिप थ्रू, पिप थ्रू। और उसका इक्वल टू कर लोगे टू कम आउट, बाहर आना, टू कम आउट, टू कम आउट कर लिया। फिर कौन सा वर्ड है, थ्रू बाहर, बोन से इफेक्ट स्टील में, मैंडेड, मैंडेड, MENDED, मैंडेड का क्या कर लोगे, रिपेयर्ड, REPAIRED, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। अगला वर्ड लिख लेगा ब्लॉट, BLOT, ब्लॉट का मतलब कर लोगे मार्क, MARK। और लास्ट का वर्ड है डूम, DOOM, डिजास्टर, DISASTER, DISASTER, डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर, लिख लिए। चलिए बहुत अच्छा। थर्ड स्टेंजा, एक्सप्लेनेशन लिखाओगे क्या, छोड़ देते हैं। सरप्राइज बताएं एक चीज,
बताते हैं। बहुत मेहनत से आप लोग पढ़े सेकंड पोएम, लेकिन ये पोएम सिलेबस में नहीं है। अब आप सवाल करेंगे कि सर आप पढ़ाए क्यों? आप बुक खोल के देखिए, उसमें दूसरा पोएम नहीं दिखेगा। कौन दिए थे बुक हमको? आप ही दिए थे ना। हम बोले थे ना बुक मत खोलिएगा। अब खोलिए, देखिए दूसरा पोएम नहीं दिखेगा। है कीपिंग क्वाइट दिख गया ना, उसमें एलिमेंट्री दिख रहा है, दिखाओ। अब वहां जाओ जो इसका इंडेक्स है, जहां पे बुक का नाम, जहां चैप्टर्स का नाम होता है, शुरू में जाओ, शुरू में। हाँ हाँ पलटो, है। आप अगर अभी का बुक खरीदेंगे तो दूसरा पोएम इस सिलेबस में आपका नहीं है। रेल प्रोजेक्ट का एक निकला हुआ है आपका सिलेबस, उसमें देखें है, नहीं होगा इसमें, देख लीजिएगा, एलिमेंट्री नहीं है। तो सर आप क्वेश्चन ये उठता है कि फिर व्हाई हैव यू किल्ड आवर टाइम? क्यों सर इतना समय ले लिए? लाइफ में सब पे ट्रस्ट करना, जैक पे मत करना। पिछले साल भी बोला था रंगाज मैरिज नहीं पूछेंगे, पूछ दिया था ना। इसके पहले बताते 12 में कहा था कि नहीं आएगा एलिमेंट्री, लेकिन हम 12 में रिस्क नहीं लेते हैं कभी भी। 12 में पढ़ा दिए और आ भी गया था क्वेश्चन। तो अगर इससे 3 नंबर का आ जाता और उससे तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन रुक जाए तो बड़ा बुरा लगेगा ना फिर बाद में कि पढ़े नहीं थे। इसलिए हम रिस्क नहीं लिए आपसे। हाँ, कैजुअली लेके थोड़ा गए हम, इसमें क्वेश्चन आंसर आप पर छोड़ दिए, देख रहे हैं ना सेकंड स्टेंजर में। स्कैंसन वाला क्वेश्चन है वो तो आप खुद ही कर लीजिएगा। और जहां पर हम क्या बोले, जो भी सब्जेक्टिव होगा वो हम करा देंगे। तो हम कल फिर मिलेंगे, इसका जो भी बचा खुचा है खत्म करना है। और कल एक चीज चालू कर देंगे हम लोग, राइटिंग सेक्शन का नोटिस चालू कर देना। क्लियर? टिल देन हैव ए ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय योर डे।